जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग डिटरमिनेंट को देख रहे थे और डिटरमिनेंट में जो है दो चीजें आपको सिखा दिए थे पिछले क्लास में। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप जाकर जो है या तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको जो ब्रह्मास्त्र कोर्स दिख रहा है, ठीक है, उसमें आप खोजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। अन्यथा यदि आप देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि आज का जो ये सेशन होने वाला है आपका, इससे संबंधित जो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, यदि ज्यादा सवाल कहा जाए तो आपको जो है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित पूछा जाता है जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज का सेशन आप सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पहले तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे हम, ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको जो है क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर उसे संतुष्ट करा देंगे। ठीक है, ताकि कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर खुद से दे पाए। ठीक है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और उस पर आधारित क्वेश्चन भी आप ही को बनाना है। हम आपको आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, बस अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और एक घंटी का जो बटन होगा उसे जरूर ऑल नोटिफिकेशन में ऑन रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो डालता है तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो रीजन यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और दूसरा चीज कि आपने बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। ठीक है, हाँ, तो आपको जो है निश्चित रूप से ऐसा कर लेना है, और एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। ठीक है, और जितना बेहतर से बेहतर हो पाएगा आपके लिए, पूरी की पूरी कोशिश करने का प्रयास करेंगे कि आपको जो है एग्जाम में पूरी मदद करे, बेहतर स्कोर करने में मदद करे। ठीक है, जिससे कि आपका जो है आने वाला एग्जाम बेहतर हो पाए। आइए बाबू, आज हम लोग पहले समझ लेते हैं, आज दो तीन चीजों को समझेंगे, चार चीजों को, जो आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए जो है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन सारे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला आज आपका जो है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज सारणिक के गुणधर्म। देखिए, इस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो आज यही देखने वाले हैं, सारणिक के गुणधर्म, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखिए सारणिक का गुणधर्म क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यदि कोई डिटरमिनेंट आपको दिया गया है, चाहे वो 2 गुने 2 कोटि का है या 3 गुने 3 कोटि का, जैसे मान लीजिए 5 4 3 2, यदि कोई ऐसा डिटरमिनेंट आपको दिया गया है, ठीक है, और आप दिए गए डिटरमिनेंट में, ठीक है, दिए गए डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से गुना करना चाह रहे हैं। ठीक है ना बाबू, यदि आप दिए गए डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से गुना करना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से या तो आप R1 में गुना कर सकते हैं, या आप R2 में गुना कर सकते हैं, या आप C1 में गुना कर सकते हैं, या आप C2 में गुना कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी डिटरमिनेंट में आपको किसी कांस्टेंट से गुना करना है, ठीक है बाबू, यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से आपको गुना करना है, तो ध्यान रखना है आपको कि आप उसके सभी अवयव में गुना नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप गुना कर सकते हैं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर देखिए क्या क्या हो सकता है। यदि आप मान लीजिए कि 2 से गुना करना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए कि 2 से R1 में या C1 में ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 6 4 2। यदि आप C1 में गुना कर दिए हैं तो बाकी में गुना नहीं करना है। यदि आप C2 में गुना करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 4। ठीक है, यह भी इसका आंसर हो सकता है। यदि आप 2 से R1 में गुना करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 8 6, सॉरी केवल R1 में ही गुना होगा तो कितना हो जाएगा यहां पर 3 2। ठीक है, यदि आप R2 में गुना करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 6 4।
तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि यदि आप किसी भी डिटर्मिनांट में किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो किसी कांस्टेंट से गुना करने पर आप सिर्फ और सिर्फ उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव में गुना कर सकते हैं, पूरे अवयव में गुना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके जगह पर यदि कोई मैट्रिक्स होता तो आपको बता दें कि मैट्रिक्स के सभी अवयव में आप गुना कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बाबू, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए कि अब 3 गुने 3 कोटि का, इसी में एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कि 3 गुने 3 कोटि का 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मान लीजिए कि 3 गुने 3 कोटि का कोई डिटर्मिनांट है और इसमें आपको 3 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 3 से गुना करना है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब आप इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो गौर करेंगे कि या तो आप इसके R1 में 3 से गुना कर सकते हैं, या आप इसके R2 के सभी अवयव में 3 से गुना कर सकते हैं, या इसके R3 के सभी अवयव में 3 से गुना कर सकते हैं, या फिर C1 के सभी अवयव में 3 से गुना कर सकते हैं, या फिर C2 के सभी अवयव में 3 से गुना कर सकते हैं, या फिर C3 के सभी अवयव में 3 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, आप एक ही बार में 3 से उसके सभी अवयव में गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो किसी एक में ही आपको गुना करना है और एक में ही गुना करके जो आएगा यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स यहां है 4 8 5 2। ठीक है, और आपको यदि ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि दिए गए मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेना है, तो जैसे आप गुना किसी एक में कर सकते हैं, वैसे यदि आपको कॉमन लेने की जरूरत होगा तो आप या तो R1 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर R2 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, या फिर C1 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, या फिर C2 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप एक ही बार में उसके सभी अवयव में से कॉमन नहीं ले सकते हैं। जब आपको कुछ कॉमन लेना होगा तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में से ही आप किसी कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहां आपको दिख रहा है कि C1 है, तो C1 में से यदि आप चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं। तो C1 से 4 कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर, तो जैसे ही C1 से 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, इसमें बचेगा आपका 1 2 5 2। देख लीजिए, हो गया, बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो जब आपको किसी डिटर्मिनांट के में से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा तो आप उसके सभी अवयव में से कॉमन नहीं ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेना चाहेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से ही आपको जो है किसी कांस्टेंट को बाहर निकालना है। ठीक है, यह भी चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कुछ और चीजों को। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, यदि आप नोट करना चाहेंगे तो। मिटाने के बाद हम इसके जो है अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अब चलिए देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा। मान लिया जाए कि यहां पर कोई आपका डिटर्मिनांट दिया गया है, जैसे 5 4 3 2। ठीक है, यहां पर कोई डिटर्मिनांट दिया गया है। चलिए इसका मान निकाल देते हैं। इसका मान मान लीजिए कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 तिहाई 12, घट के हो जाएगा -2। अब इसके पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल लेते हैं ना। जो आपको पंक्ति में दिख रहा है उसको स्तंभ में लिख देंगे, जो पंक्ति में दिख रहा है उसको स्तंभ में लिख देंगे, और जो स्तंभ में दिख रहा है उसको पंक्ति में लिखेंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? देखिए, पंक्ति वाला को स्तंभ में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 3 2। ठीक है, 5 4 और 3 2। गौर करेंगे इधर, ये हो जाएगा 5 4 और इधर हो जाएगा आपका 3 2। अब ध्यान से देखिएगा कितना निकल कर आएगा। ये हो जाएगा आपका 5 4 ऐसे, और ये हो जाएगा 3 2। क्रिया करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, अब माइनस 5 दूनी 10 माइनस 4 तिहाई 12।
घट के कितना हो गया -2। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं या स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं ए ट्रांसपोज। क्या कहते हैं उसको, ए ट्रांसपोज। तो यहां पर क्या निकल के आया कि यदि ये ए है तो डिटर्मिनांट ए का मान और इसी के ट्रांसपोज का मान दोनों के दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी भी डिटर्मिनांट का मान या फिर उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनांट का मान दोनों के दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, दोनों के दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर से समझ लीजिएगा, देखिएगा, कोई भी डिटर्मिनांट का मान कोई भी आ जाए, कोई भी डिटर्मिनांट हो, ठीक है, और यदि उसी के ट्रांसपोज का मान निकाला जाए, यानी उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनांट का मान निकाला जाए, तो दोनों के दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है और इसका एग्जाम्पल भी आपको यहां पर दिख रहा है। दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, कहने का मतलब उसका यदि आप ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और फिर उसका डिटर्मिनांट निकालते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, ठीक है, हाँ, यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति, चाहे वो R1 कहिए, R2 कहिए, R3 कहिए, C1 कहिए, C2 कहिए या C3 कहिए, ठीक है, चाहे यदि 2 गुने 2 कोटि का है तो C1 C2 या R1 R2, कोई भी डिटर्मिनांट हो, कोई भी हो, चाहे वो 2 गुने 2 कोटि का हो या 3 गुने 3 कोटि का हो, यदि उसके कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए, जैसे आपको यहां दिख रहा है कि C1 में सभी अवयव 0 है, ठीक है, C1 के सभी अवयव क्या है, 0 है, तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, दिए गए डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। कोई भी आ जाए कहीं भी, केवल एगो पूरा का पूरा पंक्ति या पूरा का पूरा स्तंभ 0 हो जाना चाहिए, बस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से आप बना लेंगे और दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। कुछ भी आप लिख सकते हैं, 7 8 9 10 11 12 0 0 0। देख लीजिएगा, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो R1 है, R1 का मान 0 के बराबर है, क्योंकि R1 के सभी अवयव 0 है। तो यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि C3 के सभी अवयव 0 है ठीक है, C3 के सभी अवयव 0 है, इसलिए दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, इस पर सवाल आपसे पूछा जाता है और खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है इससे। ठीक है, इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सॉरी अगला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तब तक उधर वाले को नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही आज के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अगला कॉन्सेप्ट इसका होगा कि यदि कोई डिटर्मिनांट, गौर करेंगे इधर 5वां, यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 गो स्तंभ, ठीक है, कोई 2 गो पंक्ति या कोई 2 गो स्तंभ के सभी संगत अवयव बराबर हो जाए, ठीक है, तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां है आपका 5 6 7, फिर 5 6 7, आई को कुछ लिख दीजिए 8 9 10। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपको C1 दिख रहा है और यहां पर जो आपको C2 दिख रहा है, ये दोनों के दोनों का मान जो है बराबर है, यानी C1 बराबर आपका क्या है, C2। तो C1 और C2 यदि आपस में बराबर है तो आपको अभी बताए हैं कि यदि कोई भी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर C1 और C2 बराबर है, इसलिए दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं इधर 1 2 3 7 8 9, 1
2 3 देखकर ही आप बता सकते हैं। यहां देखिएगा, यहां जो आपको R1 दिख रहा है और यहां जो आपको R3 दिख रहा है, आप गौर करके देखेंगे तो देखिए 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, 3 3 क्या है, बराबर है। यानी कहा जा सकता है कि R1 बराबर R3 है ना। और अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्तियां कोई दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो पूरे के पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनांट आपको दिख रहा है इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। एक और एग्जांपल आप रख सकते हैं, 7 8 9 3 4 5 3 4 5 देख लीजिएगा। यहां पर देख लीजिए ये आपका C2 है ना और ये आपका क्या है, C3 है ना। तो आप देख सकते हैं 3 3 बराबर है, 4 4 बराबर है, 5 5 बराबर है, अर्थात C1 बराबर क्या है, C2 सॉरी C2 बराबर है आपका C3 ना। अभी आपको जस्ट बता दिए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्तियां कोई दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये डिटर्मिनांट का जो मान है कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बाबू। आइए अगले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है ठीक से। देखिए कॉन्सेप्ट छठा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इधर कि यदि कोई डिटर्मिनांट आपको दिया गया है और यदि उस डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब होता है कि यदि उसके संगत अवयव का अनुपात बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस डिटर्मिनांट का मान भी 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे यदि दूगो पंक्ति या दूगो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाएगा तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 हो जाएगा। और यदि किसी दो स्तंभ या किसी दो पंक्ति के संगत अवयव समानुपाती हो जाएगा तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखे 3 6 4, यहां लिख देते हैं 6 12 और 8, फिर यहां हो जाएगा आपका 1 2 5। ठीक है ना। अब आप गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका C1 है ना बउआ, ये C1 है और ये क्या है, C2 है। अब आप इसका अनुपात देखिए, 3 दूनी 6 दुगना है, 6 दूनी 12 दुगना है, 4 दूनी 8 दुगना है, सबका अनुपात बराबर है ना। देख लीजिए ना ठीक से, 3 दूनी 6 इसका दुगना है, इसका ही दुगुना है, इसका ही क्या है, दुगुना है, अर्थात C1 अनुपात C2। ठीक है, C1 और C2 का अनुपात क्या है, बराबर है। C1 और C2 का अनुपात क्या है, बराबर है। यदि इसका अनुपात निकाला जाए देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका दुगुना है, इसका दुगुना है और इसका क्या है, दुगुना है, तो अनुपात बराबर है। तो यदि किसी डिटर्मिनांट में ऐसा होता है कि कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए, यानी उसका अनुपात बराबर हो जाए, तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर हो जाएगा बाबू, 0 के बराबर ना। C1 बट्टा C2 बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ना। C1 बट्टा C2 का जो अनुपात है वो 1/2 के बराबर है, यानी उसका अनुपात बराबर है। यदि इसमें इससे भाग देंगे तो 1/2, और यदि C2 बट्टा C1 निकालेंगे तो वो अनुपात 2 के बराबर हो जाएगा। और दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि अनुपात बराबर है कि नहीं। तो अनुपात बराबर है, यदि अनुपात बराबर है तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 6 7 3 2 8 देखिएगा यहां पर 15 18 21 समझ सकते हैं आप। यहां देखिएगा ये आपको R1 दिख रहा है, ठीक है ना, और ये आपको R3 दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा सवाल इस पर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, समझ लीजिएगा। हाँ, भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप R1 और R3 को देख लीजिए। देखिए तो 5 3 15 3 गुना है, 6 3 18 3 गुना है, 7 21 3 गुना है कि नहीं है? हाँ, तो यदि ऐसा आ जाता है, ठीक है, यदि आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के
संगत अवयव समानुपाती हो रहा है, ठीक है, तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर हो जाएगा बाबू? 0 के बराबर, ठीक है। दिए गए डिटर्मिनांट का मान हो जाएगा आपका 0 के बराबर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, 0 के बराबर होने का हमने आपको अभी कुल मिलाकर 3 कॉन्सेप्ट बताया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका था कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के संगत अवयव यदि 0 के बराबर हो जाए, यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो उसका डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा आपका था कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, बराबर हो जाए, तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तीसरा आपको बताए थे कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी उस डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए इधर। ये शायद क्या होगा, आप तो भूल गए इसका नंबरिंग। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग अपना नंबरिंग कर लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनांट ऐसा है, ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, कोई डिटर्मिनांट ऐसा है कि यहां 5, 6, 7, 0, 4, 3, 0, 0, 8। पहले ठीक से समझ लीजिएगा, यदि कोई ऐसा डिटर्मिनांट है कि उसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर, ठीक है ना बाबू, विकर्ण के अवयव को छोड़कर जो नीचे में आपको अवयव दिख रहा है वो सबके सब 0 के हैं, वो सबके सब क्या है? 0 है। फिर से समझ लीजिए, यदि कोई ऐसा डिटर्मिनांट आपको दिया गया है जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर नीचे के जितना भी अवयव आपको दिख रहा है वो सबके सब 0 है, या फिर ऊपर का जितना भी अवयव दिख रहा है वो सबके सब क्या है? 0 है, या फिर नीचे और ऊपर दोनों के दोनों आपका सबके सब अवयव क्या है? 0 है। तो यदि आपको कहा जाए कि दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो विकर्ण वाला अवयव आपको दिख रहा है सिर्फ इसी को गुना करके इसका आंसर लिख देना है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 चौके 20, अब 20 अठे 160, यानी इसका आंसर हो जाएगा 160 के बराबर। एग्जाम्पल और समझिएगा, 3, 0, 0, 5, 6, 0, 7, 8, 5, ठीक है, मान लीजिए ये है। अब आप देखिए विकर्ण में अवयव आपको दिख रहा है, विकर्ण के अलावा जो आपको अवयव यहां पर दिख रहा है देख लीजिएगा, वो आपको ऊपर में क्या बना रहा है? सबके सब आपका क्या है? 0 है। तो या तो ऊपर वाला सब 0 हो जाए, या फिर नीचे वाला सब 0 हो जाए, या फिर ऊपर और नीचे दोनों के दोनों 0 हो जाए। ये 3 कंडीशन आपको दिख रहा है, और तीनों कंडीशन में इसके डिटर्मिनांट का मान यही होगा। क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ विकर्ण वाले अवयव को आपको गुना कर लेना है, यही इसका जो है डिटर्मिनांट का मान कहलाएगा। यानी 6 5 30 और 30 तिहाई 90, यानी इसके डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, 7, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 5। देखिए फिर यहां देखिएगा विकर्ण में जो आपको अवयव दिख रहा है, ठीक है, इसके अलावा ऊपर में देखिए ये अवयव आपको दिख रहा है ना, नीचे में देखिए ये सबके सब आपको क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जब डिटर्मिनांट का मान निकालना हो तो आपको क्या करना है? एक सिंपल सा काम करना है कि विकर्ण वाले सभी अवयव को गुना कर देना है, डिटर्मिनांट का मान निकल जाएगा। जैसे 8 5 40 और 40 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 के बराबर। तो इसके डिटर्मिनांट का मान कितना हो जाएगा बाबू? 280 के बराबर। आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई परेशानी कोई समस्या नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। अभी डिटर्मिनांट में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल आता है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, ठीक है, ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, ए बी सी समांतर श्रेणी में हो
तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान ज्ञात करें। अब डिटर्मिनांट कैसा होता है समझ लीजिएगा। जैसे रहेगा x + 1, x + 2, x + 3, x + 2, x + 3, x + 4, फिर हो जाएगा x + a, x + b, x + c। ध्यान से देखिए ये रहेगा और कहेगा कि दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा, यानी इसके डिटर्मिनांट का मान क्या होगा। पहले गौर करेंगे, जब दिया हुआ रहेगा कि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो यहां पर एबीसी का चर्चा करेगा, और यदि नहीं दिया हुआ रहेगा कि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाएंगे। पहले देखिएगा, ये आपको सेम टू सेम दिख रहा है, देखिए ये सेम टू सेम दिख रहा है, ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो ये कांस्टेंट दिख रहा है, इसके बीच का अंतर हमेशा बराबर होगा। देखिए तब इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है, फिर यहां देखिएगा इसके बीच का अंतर 1 है, फिर यहां इसके बीच का अंतर 1 है। और आप गौर से देखेंगे तो इसके बीच का अंतर भी आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में, यहां पर लिखा हुआ है कि ए बी सी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने का मतलब होता है कि जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर, यानी एक आगे वाला और एक पीछे वाला को यदि घटाएंगे तो उसके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, तो वही समांतर श्रेणी में कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसके बीच का अंतर भी क्या है, बराबर है। तो यदि ऐसा आता है तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। दिए गए डिटर्मिनांट का मान हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि x + 2, x + 4, x + 6, x + 4, x + 6, x + 8, ठीक है। और यहां पर है आपका x + 6, x + 8 और x + 10। इसमें यह नहीं दे रहा है कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो एबीसी की चर्चा भी नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा का पूरा खत्म, ये भी पूरा का पूरा खत्म, ये भी पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसके बीच का अंतर हमेशा बराबर है, इसके बीच का अंतर भी हमेशा बराबर होगा, और इसके बीच का अंतर भी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो जब भी ऐसा आ जाए डिटर्मिनांट, तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान हमेशा कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। दिए गए डिटर्मिनांट का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। जैसे देख लीजिएगा, x + 5, x + 10, x + 15, ठीक है। फिर x + 15, x + 20, x + 25, ठीक है। यह हो जाएगा आपका x + 5a, x + 10a और x + 15a, ठीक है। सॉरी, ABC है ना, तो यहां पर A, B और C। जब ABC लिखेगा तो समझ लीजिए कि ABC समांतर श्रेणी में कहेगा कि ABC क्या है, समांतर श्रेणी में है। चलिए गौर करेंगे इधर, देखिए ये सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, और ये भी क्या है, सेम टू सेम है। अब देखिएगा, इसके बीच का अंतर 5 का चल रहा है, यहां भी बीच का अंतर बराबर है, और आप गौर से देखेंगे तो यहां भी बीच का अंतर क्या है, बराबर है, क्योंकि एबीसी के बीच का अंतर बराबर है, और इसके भी बीच का अंतर बराबर है नहीं। तो इस तरीके से आपको यदि कहा जाए कि दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना होगा, तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है ना बाबू। दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको जो है जब भी प्रॉपर्टीज वाला सवाल पूछेगा, ठीक है, तो इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइनली आज हम लोग जो है डिटर्मिनांट के लगभग प्रॉपर्टीज को खत्म किए हैं। अब यदि कुछ बच गया है, ठीक है, तो जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, तो वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गया है उसको हम लोग जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दे दिया गया है, जो मुख्य रूप से आपका मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी एक आज जो रह गया है उसको हम लोग जो है जब वहां पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो उसमें पूरा कर लेंगे, ठीक है। एक वीडियो इसका और आएगा जिसमें हम लोग उपसारणिक, सहखंड और इन्वर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।